नमस्कार साथियों, स्वागत करने जा रहा हूं उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बहुत महत्वपूर्ण पेपर जो है आरएस मुख्य परीक्षा के लिए, उसके लिए मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप आज के शीर्षक से भी समझ चुके हैं कि लोक सेवा के मूल्य यानी कि वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लोक प्रशासन विषय जो है वो आरएस मुख्य परीक्षा में जो पेपर संख्या 3 है उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है। 65 मार्क्स, बहुत बड़ा पार्ट दोस्तों, और बहुत महत्वपूर्ण। इसका कुछ भाग जो है मुझे लगता है नीति शास्त्र जो इथिक्स आपका है उससे बिल्कुल बाउंड्री पर है, मतलब दोनों की नियंत्रण रेखा मिलती है। तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, फायदा भी मिलने वाला है, इथिक्स में भी फायदा मिलेगा, यहां पर भी फायदा मिलेगा। तो आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपकी मुख्य परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। भूलिएगा मत दोस्तों, पेपर संख्या 3 और उसमें एक पार्ट है लोक प्रशासन। 65 मार्क्स, आप देख लीजिए, पूरा का पूरा ये पार्ट है। तो इसमें से आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो है लोक सेवा के मूल्य। शायद आप लोग सोच रहे होंगे, सर अभी तो हम प्री की तैयारी कर रहे हैं और इसी को अब से देखना शुरू कर दें, ऐसा कैसे संभव है? तो दोस्तों, मैं केवल एक ऊपरी आवरण जो है वो आपके सामने खोलने वाला हूं। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ आ जाता है तो मुख्य परीक्षा के वक्त आपको बहुत लाभ होगा, कम से कम समय बचेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। अब आप सोचेंगे कि लोक सेवा के मूल्य क्या होते हैं, इससे प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न बड़ा सिंपल पूछा। 2018 में उन्होंने केवल इतना ही पूछ लिया जो मैंने लिखा है भाई। 2018 में 15 शब्द में इतना ही पूछ लिया, यही शीर्षक, लोक सेवा के मुख्य मूल्य बताइए। और मुख्य मूल्य सिलेबस में आपके 4 हैं जिनको उन्होंने पूछ लिया, परीक्षा में पूछ लिया। हालांकि अब उनको अलग अलग तरीके से भी पूछा जा रहा है। लोक सेवा के मूल्य क्या है, अगर मैं सरल शब्दों में कहना चाहूं, सरल शब्दों में, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो सरल शब्दों में कहना चाहूं तो दोस्तों ये जीवन के उसूल हैं। एक आरएस अधिकारी किन उसूलों के साथ में अपनी नौकरी करेगा, उन्हें ही लोक सेवा के मूल्य कहते हैं। एक सरल शब्द लिखूं तो ये एक आरएस अधिकारी के उसूल हैं। उसूलों को निभाना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। इकबाल शहर का मुझे एक बहुत शानदार सा शेर याद आता है। उन्होंने उसूलों पे कहा है, इन उसूलों को जीना बड़ा मुश्किल है, पढ़ाना बड़ा आसान है, मैं पढ़ा दूंगा, आप पढ़ भी लेंगे, लिख भी लेंगे, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। इकबाल अशर, माफ करें, दिल्ली के बहुत बड़े शायर, वो कहते हैं कि किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, और जो इस मुसीबत से बच निकले उन्हें उसूलों ने मार डाला। दोस्तों, ये एक सिविल सेवक के उसूल हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत सारे होंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, आरपीएससी ने आपका पूरा ध्यान रखा है और केवल 4 ही उसूल या लोक सेवा के मूल्य आपके सिलेबस में है। वैसे बहुत सारे विद्यार्थी जो बड़े नए से विद्यार्थी हैं, पहली बार आरएस के लिए सोच रहे हैं, वो कहेंगे सर लोक सेवा के मूल्य उसूल है, ये तो समझ आया, पर पहले ये तो समझाइए लोक सेवा क्या है और फिर समझाइए मूल्य क्या है। दोस्तों, लोक सेवा सार्वजनिक सेवाओं का नाम है, सरकारी सेवाओं का नाम है जो जनता के कल्याण के लिए काम करती है। और लोक प्रशासन का मतलब भी यही है, कहीं न कहीं सरकार का वह संगठन जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करता है। तो लोक सेवा का मतलब हम सरकारी सेवाओं से ले सकते हैं। लेकिन आप तो कहेंगे फिर सरकारी सेवाओं में तो सेना भी आती है। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, मैं लोक सेवा का मतलब असैनिक सेवाओं से ले रहा हूं, या मैं ये कह सकता हूं नागरिक सेवा। और आईएएस, आरएस, इवन छोटे से छोटा जो पद हैं वो भी लोक सेवक ही हैं अगर वो नागरिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। राजस्थान की सबसे बड़ी लोक सेवा जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं
तो दोस्तों बहुत सरल सी बात है, लोक सेवा मतलब सरकारी असैनिक सेवाएं, जिसमें सैन्य सेवाएं शामिल नहीं है। और मूल्य, ये बहुत बड़ी चीज है। मूल्य के लिए मैंने शब्द यूज किया है उसूल, लेकिन डिफाइन तो करना पड़ेगा। दोस्तों मूल्य वाकई में आदर्श हैं, आइडियल्स हैं, क्वालिटीज हैं। मूल्य का मतलब हम आदर्श से इसलिए लेते हैं कि एक सिविल सेवक किस आधार पर अपना जीवन गुजारेगा, किस आधार पर नौकरी करेगा, वो जो गुण हैं, वो जो क्वालिटीज हैं, उन्हें ही हम मूल्य कहते हैं। तो लोक सेवा, सरकार की सेवा, सरकारी सेवा, या यूं कहूं असैनिक सेवा, जिसमें RS, IS और सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी शामिल हैं, और वो किन आदर्शों के आधार पर कार्य करते हैं, उसे हम कह सकते हैं दोस्तों मूल्य। तो एक लोक सेवक के उसूल क्या हैं, एक लोक सेवक के आदर्श क्या हैं, जिसके आधार पर वो कार्य करता है, उसे ही कहते हैं दोस्तों लोक सेवा के मूल्य। बहुत अच्छा, बहुत सरल सा ये टॉपिक सिलेबस में रखा गया है, 3rd पेपर में ये रखा गया है। और बड़ा सरल सा प्रश्न इन्होंने पूछ लिया कि बताइए लोक सेवा के मुख्य मूल्य क्या हैं। मतलब कभी कभी तो RPS से भी मजाक करने के मूड में रहती है, मतलब इतना ही जानना चाहते हैं कि भैया तुम सिलेबस में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। और सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है लोक सेवा के मूल्य। यहां पर क्या क्या लिखे हुए हैं दोस्तों? फर्स्ट है सत्यनिष्ठा, सेकंड है दोस्तों निष्पक्षता, थर्ड है गैर पक्षधरता, और नंबर 4th पर है दोस्तों, यहां मैं लिख सकता हूं नंबर 4th पर है समर्पण, यानी कि डेडिकेशन। बस हो गया दोस्तों। आप तो कहेंगे ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन जब लगाया जाता है तो वो कहता है बस थोड़ा थोड़ा और हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों। कई बार सिलेबस याद कर लेना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और सिलेबस में कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है लोक सेवा के मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर पक्षधरता और समर्पण। हो सकता है आप में से कुछ लोग कमेंट करें कि सर उसमें नैतिकता भी लिखा हुआ है। दोस्तों 2021 का जो था RS, उसमें नैतिकता को जोड़ा गया, उसको हम बिल्कुल एक अलग पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिक्कत है। RPSC ने हिंदी में तो लिखा है नैतिकता लोक सेवा के मूल्य में, और अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है एथिक्स। तो देखिए कैसे लोग सिलेबस बनाते हैं, किस प्रकार का वो अनुवाद करते हैं, ये भी बड़ी गजब की बात है। नैतिकता को अंग्रेजी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो मॉरलिटी होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है एथिक्स, जिसका हिंदी अनुवाद होता है नीति शास्त्र। तो एक अलग पार्ट उस पर हम आयोजित करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग कमेंट कर दिए हो, तो चिंता मत कीजिए, उस पर हम अलग बात करेंगे। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर पक्षधरता और समर्पण। एक RS अधिकारी बनने के बाद में आपके व्यक्तित्व में ये बातें होनी चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं ये क्या हैं, इनका अर्थ क्या है, और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक अगर सरल शब्दों में मैं कहने की कोशिश करूं तो लोक सेवा के मूल्य का मतलब आप हिंदी में अपनी सरल भाषा में हमेशा कह देना कि यार RS के उसूल क्या क्या होते हैं, एक RAS अधिकारी के जीवन के उसूल क्या हैं, एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में उसके क्या उसूल है, वो आप लोगों को देखने हैं। तो सिलेबस में 4 उसूल है दोस्तों, आइए एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, और बड़े सरल से मीनिंग्स मैं इनके लेकर आया हूं। अंग्रेजी ट्रांसलेशन थोड़ा सा अलग होता है, हिंदी में मैं थोड़ी ज़्यादा बातें करूंगा। आप अनुमान लगा लिए होंगे कि हिंदी अच्छा है, अंग्रेजी तो बुरा ही रहता है कई बार। तो जितना मुझे आता है उतना मैं लिख पाया हूं। देखिए सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी पहला उसूल है दोस्तों, और बहुत सरल सा यहां पर डेफिनेशन लिखा है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल। बहुत ही सरल है दोस्तों सत्यनिष्ठा। एक प्रशासनिक अधिकारी का सबसे पहला उसूल यह है कि उसमें ईमानदारी हो, और साथ ही साथ वह
नैतिक नियमों का या नैतिकता का कट्टर समर्थक हो। मुझे लगता है बहुत सारे साथी अभी मेरी इस बात से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। ये देखिए, हॉनेस्ट, इंटीग्रिटी। आप में से सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर सत्यनिष्ठा का मतलब कहीं आप ईमानदारी तो नहीं कह रहे हैं? नहीं दोस्तों, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा अलग है, मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। हालांकि सत्यनिष्ठा में ईमानदारी शामिल है। चलिए गोल गोल क्यों घूमना, सीधा अर्थ पर आ जाते हैं। किसे कहते हैं इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा? दोस्तों, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स आएंगे। कभी कोई मिठाई लेकर आएगा, कभी कोई किसी प्रॉपर्टी के कागज दिखाएगा कि सर आप ये काम कर दीजिए, हम ये आपको दे सकते हैं। कभी कोई गाड़ी लेकर के आ सकता है कि सर इसको ट्राई कीजिए, हम आपको गिफ्ट करना चाह रहे हैं। कभी मिठाई के डब्बे में 2000 के नोटों से भरा हुआ भी आ सकता है। अलग अलग प्रकार से आपको प्रलोभित करने के प्रयास किए जाएंगे और उस वक्त अपने नियमों पर टिके रहना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। नीयत खराब हो सकती है। अभी मैं एक गाना सुने था कि सुनो छन छन की ये झनकार, ये दुनिया है काला बाजार की पैसा बोलता है। तो दोस्तों, एक प्रशासनिक अधिकारी बनना आसान नहीं है। अलग अलग प्रकार के ऑफर्स दिए जाएंगे। पैसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई भौतिक वस्तु भी हो सकती है। आप आरएस बने ही हैं, मान लीजिए बहुत पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी। ये जो पैसे वाले हैं इनको पता लग जाता है कि ये जो अभी अभी अधिकारी जी आए हैं पीछे बहुत दुख झेले हैं, तो कहेंगे सर आपके घर पर एक एसी लगवा देते हैं। आप गांव में आपके पिताजी जहाँ रहते हैं वो वहाँ एक एसी लगवा देते हैं, आपको एक कार उपलब्ध करवा देते हैं। तो ये लालच आएंगे दोस्तों, और इन्हीं से बचना जो है वो सत्यनिष्ठा। चाहे वो आर्थिक लालच हो, चाहे वो भौतिक लालच हो। कई बार पैसा नहीं दिया जाता है, ये होता है सर हम आपको एक इस पर आप साइन कर दीजिए, बाद में हम इस पर जब बिल्डिंग खड़ा करेंगे तो उसमें एक फ्लैट आपका होगा। किसी भी प्रकार के लालच से बचना, किसी भी प्रकार के प्रॉफिट को ग्रहण आप नहीं करेंगे, ये चीज सत्यनिष्ठा कहलाती है दोस्तों। कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई होगी, सोच रहे होंगे कि नहीं हम तो इसके लिए नहीं आ रहे सेवा में। बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर ये करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा। दोस्तों, काम तो बड़ा मुश्किल है। हालांकि सरकार आपको इतना वेतन और इतनी सुविधाएं देगी कि आप इनसे बच सकते हैं, लेकिन लालच बुरी बला है, कोई ना कोई इसके जाल में आ सकता है। सत्यनिष्ठा इनसे बचाने का ही प्रयास करती है। आइए बहुत सरल शब्दों में अगर मैं सत्यनिष्ठा को डिफाइन करने की कोशिश करूं आपके सामने, बहुत सरल शब्दों में अगर मैं अपने सबसे सरल शब्द आपके लिए यूज करूं, तो मुझे लगता है बड़ी आसानी से आप इस अर्थ को समझ गए होंगे कि सत्यनिष्ठा है क्या। सत्यनिष्ठा को अगर मैं सरल रूप में परिभाषित करूं दोस्तों, तो इतना ही लिख सकते हैं हम लोग। बहुत सरल और कम लिखूंगा मैं आपके लिए, और वो ये है दोस्तों कि सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को, जिस पर आप लोग विराजमान होने वाले हैं, पद पर बैठे लोगों को बाहर के व्यक्तियों से, बाहर के व्यक्तियों अथवा संगठनों के साथ में वित्तीय अथवा
अन्य लालच में स्वयं को लिप्त नहीं करना चाहिए। जिससे उनका कर्तव्य बाधित हो। सरल सा अर्थ है दोस्तों, बहुत सरल सा। मैं हट भी जाता हूं क्योंकि देखिए आपको ये नोट कर ही लेना चाहिए। सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को, जिस पद पर आप लोग बैठने वाले हैं, बाहर के किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो कोई संगठन हो, कोई व्यक्ति हो, उससे वित्तीय या अन्य लालच में स्वयं को लिप्त नहीं करना चाहिए जिससे कि उनका कर्तव्य प्रभावित होता हो या बाधित होता हो। मैं जानता हूं बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। अब आप कहेंगे सर ये तो ईमानदारी जैसा लग रहा है। नहीं दोस्तों, ये ईमानदारी से भी बढ़कर है। आजकल हमारे कुछ नेताओं ने एक नया शब्द यूज किया है, मुझे बड़ा पसंद आ रहा है और मुझे लगता है सत्यनिष्ठा वही है। आजकल हमारे कुछ नेता शब्द यूज कर रहे हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार बहुत अच्छा शब्द है और यही मुझे लगता है सत्यनिष्ठा है दोस्तों। ये ईमानदारी से भी बढ़कर के है। ईमानदारी में क्या होता है दोस्तों कि आप अच्छा काम कर तो देते हैं, आप किसी लालच से बच तो जाते हैं, लेकिन मन ही मन में पछतावा होता है कि यार इसे ले लेता तो ठीक रहता। ये बड़ा गजब का है। जैसे उदाहरण के लिए किसी को एक बटुआ मिल गया कहीं रोड पर, उसमें 10,000 रुपए हैं और उसने जब उठाया तो उसने देखा 2-4 लोग उसको देख रहे हैं। तो आप जानते हैं फिर वो कहेगा अच्छा भैया मुझे ये मिला है, किसी का है क्या तुम में से? और फिर वो पुलिस स्टेशन में चला जाएगा। हालांकि उसकी इच्छा हो सकती है रुपए लेने की, और वहां ओरिजिनल जो भी उसका हकदार होगा वो आ जाएगा, उसको वो बटुआ दे देगा, फोटो क्लिक हो जाएगा, चेहरे पे मुस्कुराहट भी होगी। हो सकता है जिसका बटुआ था वो 100-200 रुपए इनाम भी दे दे। ऐसा व्यक्ति जब घर जाता है तो पछतावा होता है कि यार मैं उस बटुए को लेकर भाग जाता तो कैसा रहता। किसी एक आधे ने देखा है तो उसको 1000 रुपए दे देता और बाकी खा जाता। तो ईमानदारी बाहर बाहर दिखती है लेकिन अंदर ही अंदर दुख होता है दोस्तों। मुस्कुराहट होती है चेहरे पे लेकिन अंदर दुख होता है। वो जगजीत सिंह ने कहा है ना कि ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ऐसा हो सकता है ईमानदारी में, लेकिन सत्यनिष्ठा कट्टर ईमानदारी है। इसमें 10,000 का बटुआ भी लौटाता है और 50 लाख भी मिल जाए अटैची में तो उसको भी लौटा देता है, और लौटाने के बाद में चेहरे पर वही मुस्कुराहट है, मन में वही संतुष्टि है, और घर आके कहता है कि 1 करोड़ मिला होता तो भी लौटा देता। इनाम को भी ठुकरा देता, नहीं चाहिए, मेहनत से कमाऊंगा। इतना बड़ा उसूल आरएस अधिकारी के कंधों पर है दोस्तों, जो सरकार चाहती है आपसे। तो मैं तो ये कहूंगा, ये आजकल बड़ा शब्द चल रहा है दोस्तों, कट्टर ईमानदार। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई आपको देख नहीं रहा है और फिर भी आप ईमानदारी निभा दें, ये सत्यनिष्ठा। अंदर से आवाज आ रही है, देख तू गलत कर रहा है, ये तुझे करना चाहिए, ये तुझे नहीं करना चाहिए, ये तुझे करना चाहिए। अगर रुपए मिले हैं 5,000 मिले हैं तो भी लौटाऊंगा, 50 लाख मिले हैं तो भी लौटाऊंगा। ईमानदारी से बढ़कर है सत्यनिष्ठा। ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी इसका एक पार्ट है, ये उससे भी बढ़कर है। मेरी पूरी बातचीत को मैं इस तरीके से कह सकता हूं दोस्तों, इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। सही कार्य करना जब आपको कोई नहीं देखता है, इसे इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा कहते हैं। जो ये मानता है कि इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, कोई नहीं देख रहा तो क्या हुआ, भगवान तो देख रहा है।
तो मुझे अच्छा काम करना है, मुझे कोई भी गलत काम नहीं करना, चाहे कोई देखे या ना देखे। अंदर की आत्मा कह रही है, ये इंटीग्रिटी है। तो दोस्तों, आपसे बड़ी उम्मीदें कर रखी है सरकारों ने, और इस इंटीग्रिटी को आप इथिक्स में भी देखेंगे। हालांकि मैं यहाँ प्रशासनिक मूल्य के रूप में बता रहा हूँ, लेकिन याद रखें ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बिंदु है। इसे आपको इथिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, और इथिक्स में उन्होंने लिखा है व्हाट इज द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ इंटीग्रिटी, है ना, एथिकल बेसिस ऑफ इंटीग्रिटी। तो आपको वहाँ पर भी इसको पढ़ना है। मुझे उम्मीद है, और आप लोग कमेंट भी शायद कर सकते हैं कि सत्यनिष्ठा क्या है। मैं हालांकि इसको आपके कमेंट्स पर बिल्कुल गौर करूंगा कि आपको कितना समझ आया है। तो दोस्तों, सत्यनिष्ठा का मतलब आज से समझिएगा कट्टर ईमानदारी। कुछ भी हो जाए, बिकने वाला 500 रुपए के लिए बिक जाएगा, और जो सत्यनिष्ठ हैं वो लाखों करोड़ों को ठुकरा देगा। हालांकि उम्मीदें बहुत बड़ी है आप लोगों से। आपके नन्हे और मासूम कदमों पर सरकार बड़े ही प्रशासनिक मूल्य लाद रही है, लेकिन उम्मीद ये है कि अगर 100 में से 10 भी ऐसे निकल जाएंगे तो देश पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा। दोस्तों, आइए दूसरे प्रशासनिक मूल्य की या लोक सेवा के मूल्य की चर्चा करते हैं, और यह है निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। बहुत ही सरल सा है दोस्तों, बहुत ही सरल सा है। चलिए मैं इसको समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूं। दोस्तों, इम्पार्शियलिटी रेफर्स टू ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल डिसीजन मेकिंग। एक प्रशासनिक अधिकारी जब निर्णय लेता है तो वो बिल्कुल वस्तुनिष्ठ हो जाए। वस्तुनिष्ठ का मतलब है कि वो सभी के प्रति अपने व्यक्तिगत भावनाओं का त्याग करके सभी को एक दृष्टि से देखें, और साथ ही साथ डिसीजन लेते समय लॉजिकल हो जाए, तार्किक हो जाए। तो इसे निष्पक्षता कहते हैं। सरल शब्दों में कहूं दोस्तों कि जब आप एसडीएम साहिबान बन जाएंगे और जब आप अपने चैम्बर में बैठ जाते हैं, तो उसके बाद में ऑफिस में जब मिलने के लिए, जब ऑफिस में कोई मिलने के लिए आ रहा है दोस्तों, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो आपका सबसे कट्टर शत्रु हो सकता है उसको आना पड़ जाए आपके कार्यालय में, वो आपका रिश्तेदार हो, और इवन मैं तो मजाक मजाक में कहता हूं चाहे वो आपकी एक्स ही क्यों ना हो, अगर वो आपके सामने मिलने के लिए आए, याद रखें उन्हें व्यक्तिगत कार्यों से तो मिलने के लिए ऑफिस में आना ही नहीं चाहिए। तो तय है कि किसी प्रोफेशनल कार्य के लिए आए हैं, किसी सरकारी सेवा को प्राप्त करने के लिए आए हैं। निष्पक्षता कहती है आप उन सब के लिए एक ही नजरिया रखेंगे। उनका जो भी कार्य है क्या वो सरकारी नियमों के अनुसार हो सकता है, उन सब में आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि दोस्त के प्रति अलग भाव होगा और शत्रु के प्रति शत्रुता, नहीं, भूल जाइए। उस जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ गया, आप भी जब कार्यालय की सीढ़ियां चढ़ गए, और जो भी कार्यालय की सीढ़ियां चढ़कर आपके कैबिन तक आ गया है, फिर आप सब छोड़ दीजिए। ये जो प्रेसिड्यूस हैं, ये जितने भी आपके पूर्वाग्रह हैं, इनको त्याग दीजिए। भूल जाइए कि वो आपका दोस्त है, दुश्मन है, रिश्तेदार है, निकट रिश्तेदार है। हो सकता है साला जी आए हैं, पत्नी के भाई, तो ज़्यादा प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सीधा टू द पॉइंट आइए। उनका कार्य नियमों के अनुसार हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये देखिए, चाहे आपका एक्स या एक्स ही क्यों ना आई हो। इसे कहते हैं दोस्तों निष्पक्षता। आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल होना चाहिए। आइए दोस्तों, बहुत सरल अर्थ में मैं लिखने की कोशिश करता हूं, बहुत सरल अर्थों में, बहुत कम शब्द यूज करूंगा दोस्तों, ताकि आप ये मीनिंग समझ सकें। उसके बाद में आप लोग इनको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। निष्पक्षता का अर्थ है किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा
नियम अनुसार कार्य करना। बस दोस्तों, आप एक ही चीज जानते हैं, वो है नियम। वो कानून की देवी देखिए आपने, आंखों पर पट्टी बंधी हुई, और जिसने एक तराजू ले रखा है जो बिल्कुल बराबर है। बस आप भी कानून के देवता बनकर बैठ जाइए, कह दीजिए मुझे नहीं दिखता, तू मेरा क्या लगता है। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी है और वो पट्टी नियमों की बंधी है। आप किसी भी योजना का लाभ लेने आए, मैं तो देखूंगा आप उसकी जितनी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पूरी करते हैं नहीं। अगर आप वो क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इतना गजब का कार्य करने की उम्मीद सरकारें आपसे करती है और आप लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है। इसको जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली साहब ने की थी, उन्होंने बार बार ये रिकमेंड किया कि प्रशासनिक सेवाओं में एथिक्स को पढ़ाया जाए। और इसीलिए जितने भी राज्यों के अभी पीसीएस एग्जाम हो रहे हैं, जितने भी प्रशासनिक सेवाओं के एग्जाम हो रहे हैं, सभी में एथिक्स को शामिल किया गया है। और राजस्थान सरकार तो कुछ ज़्यादा ही एथिक्स चाहती है, इसलिए एथिक्स का एक पार्ट भी रखा गया है और पबेड के अंदर भी इसको पढ़ाया जा रहा है। तो ये दोहरा लाभ आपके लिए है। तो मुझे लगता है बहुत सरल आप लोग समझ रहे होंगे। आप कह रहे होंगे सर हम तो बस यहीं पर गौर किए हैं, ये वाला निष्पक्षता का मतलब नियम अनुसार कार्य करना, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, सबके प्रति आप जो है नियम अनुसार जब कार्य करते हैं तो इसे कहा जाता है दोस्तों निष्पक्षता। तो मुझे लगता है दो चीजें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। पहला, अगर मैं चर्चा करूं सत्यनिष्ठा की, तो आप कह रहे होंगे सत्यनिष्ठा के लिए तो सर हमने एक शब्द यूज कर लिया है, कट्टर ईमानदार। 500 रुपए मिले तो भी नहीं बिकना और 5 करोड़ मिले तो भी नहीं बिकना, बस कोई भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं, मुझे अपना काम करना है। आर्थिक भौतिक किसी प्रकार का लाभ नहीं चाहिए। ऐसा कोई आ जाए तो कह दो कि सरकार देती है, बहुत कुछ देती है, चिंता मत करो, जाओ यहां से, और उसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों सत्यनिष्ठा के लिए मुझे कई कई बार उस लकड़हारे वाली कहानी याद आती है, आपने भी सुनी होगी, स्कूलिंग में बहुत सुनाई जाती थी कि वो एक लकड़हारा था और लोहे की कुल्हाड़ी से पेड़ वेड़ काट रहा था, अचानक वो कुल्हाड़ी उसके हाथ से छिटकी और तालाब में गिर गई। और फिर वो कुछ किताबों में कहते हैं परी आई और कुछ में कहते हैं वो जल देवता आए, और उन्होंने कहा क्यों रो रहा है भाई, क्या हुआ? तो वो कहता है मेरी कुल्हाड़ी खो गई। तो वो पानी में जाते हैं और पहली बार वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं, वो कहता नहीं ये मेरी नहीं है। फिर वो चांदी की लेके आते हैं, फिर एक जिस पर डायमंड्स वगैरह लगे हुए होते हैं वो लेकर आते हैं। वो सबको पहचानने से इनकार कर देता है, वो कहता है मेरी तो खालिस लोहे की है, एकदम शुद्ध लोहे की। और फिर वो लोहे वाली लेके आते हैं तो कहते हैं ये मेरी है, और खुश होकर के वो उसे सारी की सारी कुल्हाड़ियाँ गिफ्ट में कर देते हैं। सत्यनिष्ठा भी ऐसा ही भाव है, अपना कार्य कट्टर ईमानदारी से करो, एक दिन बहुत लाभ होगा, ये सत्यनिष्ठा मानती है। और हमारा आदर्श वाक्य भी तो यही है, सत्यमेव जयते। ये तो हुई इंटीग्रिटी। फिर यदि बात करें इम्पार्शियलिटी की, तो कोई भी आ जाए आंखों पर पट्टी बांध लो और नियम की तराजू लेकर बैठ जाओ, सब बराबर है नियम पर आपके लिए, यानी नियम के अनुसार कार्य करना निष्पक्षता। चलिए दोस्तों, एक और प्रशासनिक मूल्य आपके सिलेबस में रखा गया है, असंलग्नता, या जिसको कई जगह हिंदी में तो गैर पक्षधरता लिखा, कई जगह असंलग्नता है, नॉन पार्टिसनशिप। और क्या होती है असंलग्नता? देखिएगा, बहुत सरल सा अर्थ मैं इसमें आपके लिए लाया हूं, बहुत सारे हमारे साथी अंग्रेजी माध्यम के भी रहते हैं। नॉन पार्टिसनशिप इज ए स्टेट where a public servant is not being affiliated with or biased towards any particular party, political party or ideology। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जब कोई लोक सेवक किसी राजनीतिक दल और राजनीतिक विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित हुए बिना काम करे, तो दोस्तों ये बहुत गजब का टॉपिक है जिसे हम गैर पक्षधरता कहते हैं। आप एक लोक सेवक हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए, आपका जो मुख्यमंत्री होगा वो पूरे राज्य का तो मुख्यमंत्री है,
वो किसी पार्टी विशेष से संबंधित हो सकता है, लेकिन एक लोक सेवक को उस पार्टी पर ध्यान नहीं देना है। कभी कभी हो सकता है मुख्यमंत्री जी उस पार्टी के हो जिसे आप पसंद नहीं करते हो, तो लोक सेवक को उससे मतलब नहीं है दोस्तों। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर वो ये सोचने लग जाए कि नहीं इसकी विचारधारा गलत है, तो भैया वो काम ही नहीं कर सकता। सरकार चाहती है कि जब आप सरकारी सेवा में आए तो अपनी राजनीतिक विचारधारा को छोड़कर आए, अपनी राजनीतिक पसंद को छोड़कर आए। हाँ, साधु सन्यासी नहीं बना रही है, वोट दीजिए, वोट देने का अधिकार है आपको। गैर पक्षधरता का मतलब ये नहीं है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी भाग नहीं लेंगे, नहीं, मत दे सकते हैं आप, वोट दे सकते हैं, आपको मना नहीं किया जा सकता। लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी से प्रभावित हैं, बाइस्ड हैं, ये नहीं हो सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं देखता हूं कई बार सरकारी कार्यालयों में हम सुनते भी हैं, अलग अलग गैंग बन जाते हैं, ये फला पार्टी से संबंधित, ये फला पार्टी से संबंधित। और जब वो वाद विवाद करते हैं, आप देखिएगा, तो कभी कभी लगता है कि ये लोक सेवक नहीं है, उस फला फला पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट है ना। पोलिंग एजेंट देखते हैं, वो कोई दूसरी गलत वोटिंग होता है, कैसे चिल्लाते हैं, वैसे वो सरकारी कार्यालय में चिल्लाते हैं। लोक सेवक को अपनी पॉलिटिकल विचारधारा त्यागनी पड़ेगी, लोक सेवक को अपनी आइडियोलॉजी त्यागनी पड़ेगी, वरना वो नौकरी नहीं कर पाएगा। उसको केवल एक राइट है कि वो वोटिंग राइट्स का यूज कर सकता है। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है, वरना होगा ये कि आपका मंत्री, आप बड़े पद पर पहुंच गए और मंत्री जी को लगे यार ये तो दूसरी वाली पार्टी से प्रभावित हैं, तो वो आप पर कभी विश्वास ही नहीं कर पाएगा, फिर प्रशासन चलेगा कैसे। और जब विश्वास नहीं कर पाएगा तो कभी आपको कहीं फेंका जाएगा, कभी आपको कहीं फेंका जाएगा, फिर जनता में भी आपकी इमेज नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों मैं कह सकता हूँ मूल्य है। और संक्षिप्त में अगर इसको मैं परिभाषित करने की कोशिश करूं, क्योंकि सभी के लिए मैं संक्षिप्त में कुछ शब्द यूज करता रहता हूं, तो लिख देता हूं संक्षेप में, बहुत संक्षेप में इसको लिख देता हूं दोस्तों। किसी लोक सेवक द्वारा स्वयं को राजनीतिक गतिविधियों और राजनीतिक दलों से दूर रखना। तो दोस्तों ये है असंलग्नता। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक आप लोगों के सामने है दोस्तों। आपको एक लोक सेवक के रूप में कार्य करना है, न कि पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में। तो बहुत सरल आपको ये अर्थ लगा होगा। हालांकि आप सोच रहे होंगे सर ये है काम बड़ा कठिन, हम नहीं समझे थे कि आरएस में इस प्रकार से भी होगा। आपको ये सब लिखना भी होगा और जीवन में उतारना भी पड़ेगा, क्योंकि सरकार ये चाहती है। तो काम तो बड़ा मुश्किल है, दुनिया में काम सारे ही मुश्किल हैं। एक शायर ने कहा भी है कि या तो दीवाना हंसे या वो हंसे जिसे तू तौफीक दे, वरना इस जहां में आके मुस्कुराता कौन है। तो दोस्तों मुस्कुराना और खुश रहना बड़ा मुश्किल है, और एक लोक सेवक पर तो बहुत दबाव है। आप अपनी आइडियोलॉजी से भी दूर रहे, ये उम्मीद की जाती है, और सही भी है, वरना आपके ऑफिसेज जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी का जो वाद विवाद केंद्र होता है वैसा हो जाएगा। तो तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों ने देखा है, ये मूल्य है असंलग्नता या गैर पक्षधरता। अब चलते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण की ओर, ये है समर्पण, जिसको पूरा आपके सिलेबस में इस तरीके से लिखा है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। आरएस की नौकरी के बाद भूल जाना परिवार क्या है, समाज क्या है, मित्र मंडली क्या है,
हो सकता है फिल्म देखने की भी इच्छा हो, है ना, किसी की जान किसी का भाईजान, पता नहीं कौन सी फिल्म आ रही है, भूल जाना अगर आरएस अधिकारी बनते हैं तो। 100% कमिटमेंट चाहिए दोस्तों। ये जो डेडिकेशन है, आंधी आए तूफान आए बरसात आए, आपको अपना जो नौकरी है वो बहुत मन लगा करके करनी है। ऐसे हर ऑफिसेज में 1-2 व्यक्ति मिल जाते हैं, 5 बजे छुट्टी हो गई तो भी वो आधे घंटे तक काम करता रहता है। क्या लोग पूछते हैं घर नहीं जाना, कहता नहीं पहले ये काम करना है। दोस्तों देश ऐसे ही 1-2% लोगों के भरोसे चल रहा है। ऐसा डेडिकेशन आप लोग हमारे सेना के भाइयों में देखते हैं। मैं बहुत सारे वीडियो YouTube पर देखता रहता हूं। कई बार वो बिल्कुल आप देखिए बर्फ के अंदर वो चल रहे हैं, कई बार बहुत गर्मी के अंदर आप देखिए BSF हमारा निगरानी कर रहा है, पानी के अंदर खड़े हैं। कई बार हमने देखा तेज बरसात हो रही है और 15 अगस्त का जो मौका है उस पर वो बरसात में भीगते हुए राष्ट्रगान गा रहे हैं। ये डेडिकेशन है, ये समर्पण है। और सरकार उम्मीद करती है, राजस्थान सरकार, कि ये जो भावी प्रशासनिक अधिकारी हमें प्राप्त होने वाले हैं वो भी डेडिकेशन रखें। बट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेडिकेशन इज, तो ये है जनता का कल्याण। ये डेडिकेशन इसलिए चाहिए कि जो साधारण नागरिक आपके कार्यालय में आ रहा है, आप उसको नहीं मिलते हैं तो सोचिए उसको कितनी तकलीफ होती है, वो कितनी दूर से आया है। कई बार व्यक्ति भागता दौड़ता आया है और बहुत तकलीफ में पहुंचा है वो, और जैसे ही काउंटर तक पहुंचता है और यहां पर एक वो डब्बा लगा देते हैं लंच टाइम। अरे 2-3 मिनट लेट खा लोगे, क्या हो जाएगा, एक अकेला व्यक्ति आया है, उसका अगर आप काम कर देंगे, ये डेडिकेशन चाहिए। नहीं, लेकिन 1:30 बज गया है, अब तो खाना खाना ही है। मतलब अगर 1:35 पे खाना खाएगा तो स्वर्ग सिधार जाएगा। कुछ लोग खाने के लिए जिंदगी जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोग भी बैठे हैं। 1:30 बजते ही ब्लॉक कर दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया। एक अकेला व्यक्ति आया, बहुत मुश्किल से पहुंचा, कहता है मेरा ये आप काम कर दीजिए, जमा कर दीजिए जो भी, लेकिन वो काउंटर बंद कर देते हैं। 1:30 बज गया, अब तो खाना खाना है बस। ये समर्पण नहीं है दोस्तों, फिर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही सरल सा इसका डेफिनेशन है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग योरसेल्फ, अपने आप को उसमें शामिल कर देना, इंटीग्रेटेड कर देना, उसमें समाहित कर देना विद द आइडिया ऑफ पब्लिक गुड एंड पब्लिक इंटरेस्ट। जनता के हित और जनता के कल्याण में अपने आप को नौकरी में समाहित कर देना जो है दोस्तों, वह कहलाता है समर्पण। तो बहुत सरल रूप में लिख देता हूं, बहुत ही सरल अर्थ हैं। जब किसी उद्देश्य, मूल्य अथवा संगठन के प्रति लोक सेवक अपना सब कुछ अर्पित करने को तैयार हो, तो इसे समर्पण कहते हैं। लोक सेवा के प्रति तो इसे समर्पण कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो आपको आंधी आए तूफान आए अपना काम करना ही है। वो पुरानी फिल्मों की पुलिस की तरह नहीं, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद में वो पहुंचती है, वैसा नहीं। आपको पूर्ण रूप से अपने आप को डेडिकेटेड कर देना है। तो दोस्तों समर्पण का मतलब है किसी मूल्य संगठन के प्रति लोक सेवक जब अपना सब कुछ समर्पित कर दें तो इसे ही दोस्तों समर्पण कहा जाता है। तो मुझे लगता है बहुत सरल रूप में हम लोगों ने ये सारे विचार समझ लिए हैं दोस्तों। और आप शायद अब जानना चाह रहे होंगे सर इतना सरल है क्या टॉपिक। तो दोस्तों इतना ही सरल है।
हम लोगों ने आज पढ़े हैं लोक सेवा के मूल्य। लोक सेवा यानी कि असैनिक या सरकारी सेवा, जिसको हम कह सकते हैं सरकारी असैनिक सेवा ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनके कुछ आदर्श हैं, यही हैं लोक सेवा के मूल्य। और 4 आदर्श आपके सिलेबस में रखे गए हैं। सत्यनिष्ठा, दूसरे नंबर पर है निष्पक्षता, तीसरे नंबर पर है गैर पक्षधरता और चौथे नंबर पर है समर्पण। ये एक लोक सेवक में होनी चाहिए। जहाँ तक परीक्षाओं का प्रश्न है, बहुत सरल से प्रश्न पूछे गए। आप देखते हैं 2018 का मैं एग्जाम्पल दिया आपको कि सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया, लोक सेवा के मुख्य मूल्य बताइए। केवल आपको ये 4 नाम लिखने हैं। तो जो साथी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्री तो उम्मीद कर रहे हैं हमारी बुनियाद सीरीज से ही आप लोगों को बहुत लाभ होगा और आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा सोच लिए हैं कि हमें तो मुख्य परीक्षा के लिए भी एक कॉन्सेप्ट मेकिंग हमारी हो जाए, आप देखिए मैं बहुत विस्तार में नहीं गया हूँ, एक कॉन्सेप्ट मेकिंग अगर आप चाहते हैं हो जाए, तो वो एक बेस मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए पेश कर सकूँ। दोस्तों, काम तो बड़ा मुश्किल है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक लोक सेवक क्या इन सारे लालच से बच सकता है? एक आरएस अधिकारी को इतने सारे ऑफर आते हैं, वो बचेगा कैसे? और बच जाएगा तो फिर उसको लाभ क्या होगा? और आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ऑफर आएंगे ही आएंगे, क्या इसको रोका नहीं जा सकता? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती कि भ्रष्टाचार बिल्कुल ही नहीं हो? तो दोस्तों, जब आप पद पर बैठते हैं तो चांसेस तो बनेंगे। कोई सरकार नहीं रोक सकती। सरकार रुपया देने वालों को नहीं रोक सकती, लेकिन जो पद पर बैठा है उसको ईमानदार बनाया जा सकता है। वो लोग बहुत कम हैं। आप जानते हैं ज़्यादा अधिकारी नहीं होते। प्रशासनिक अधिकारियों की हम गणना करें तो राजस्थान में भी बहुत कम है, और उनको हम एथिक्स सिखा सकते हैं, पूरी दुनिया को नहीं सिखा सकते। तो ऑफर्स भी आएंगे, पैसा भी लेकर आएगा, अलग अलग प्रकार के लालच भी लाएगा, लेकिन उसमें डगमगाना नहीं है। यही आपको सिखाना इस पूरे सिलेबस का उद्देश्य है। और उसमें डगमगाएंगे नहीं तो आप सोचेंगे फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा पहले तो नहीं होगा, बहुत दिल दुखी भी हो सकता है। परिवार वाले भी कह सकते हैं क्यों ठुकराया। अक्सर पत्नियां कह देती है कि यार तुम तो बड़े भोले हो, फला फला को देखो उसने गाड़ी ले ली। लेकिन उससे भी प्रभावित नहीं होना है, आखिर में आपको लाभ मिलेगा। और राहत इंदौरी साहब की पंक्तियों के साथ में मैं इस पूरी बात को ख़त्म करूंगा। बहुत अच्छा उन्होंने कहा है कि ऑफर आएंगे भी, लेकिन ठुकराने से क्या मिलेगा। उन्होंने कहा है कि अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है, अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है, जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है, जो भी पूछेगा, जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। और जो ये मंदी का ज़माना है गुजर जाने दे, जो ये मंदी का ज़माना है गुजर जाने दे, फिर पता तुझको चलेगा कि मेरी कीमत क्या है। तो दोस्तों, ये थे लोक सेवा के मूल्य। आपको ये क्लास कैसे लगी? अगर आपको लगता है इसमें भी कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, कमियां सभी में हो सकती है, आप हमारी आलोचना भी कर सकते हैं। हम उसको स्वीकार करने को तैयार हैं और हर अगली कक्षा में उसको सुधारने को भी तैयार हैं। आपका दिन शुभ हो, आप लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।